हेलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो कुछ बोल भी दो सर, ऐसे मत रहो। मेरा माइक चालू है। बच्चों देख पा रहे हो स्क्रीन? राइट, ठीक है बेटा। तो एक एक करके हम लोग फिर से समझते हैं। लास्ट क्लास एक बार मॉड्यूल से रिवाइज किया आपने? यस, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, ठीक है? चलो, सबसे पहले आपको याद है मेंस्ट्रुअल साइकिल आइडियली कितने दिनों का? Menstrual cycle is ideally of how many days? 28 days, right? ठीक है। अब सुनो, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 3 अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट 5 डेज जो है बेटा, जिस समय स्ट्रेटम फंक्शनल टूटता है, शुरू के 5 दिन जिस समय स्ट्रेटम फंक्शनल टूटता है, उसको बोल रहे हो ब्लीडिंग फेज, राइट? या इसी को बोलते हो मेंस्ट्रुअल फेज। ब्लीडिंग फेज बोलोगे या मेंस्ट्रुअल फेज? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, शुरू के 5 दिन। सभी को ऑडियो क्लियर है क्या? ठीक है। तो बेटा शुरू के 5 दिन जिस समय स्ट्रेटम फंक्शनल टूटता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? मेंस्ट्रुअल फेज, राइट? अब देखो, इसके बाद है 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13 और 14। थोड़ा पास पास हो गया। तो देखिए, ये जो 6 to 14 डेज है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो ये 14th डे क्या हो रहा है? ओव्यूलेशन। चलो, तो अब ये बताओ, फर्स्ट डे यहां पर देखिए, हर एक फेज के अंदर आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, जरा ध्यान से सुनना। हर एक फेज के अंदर बच्चों आपको 2 चेंजेस को ध्यान में रखना है। एक चेंज आपको ओवरी के अंदर बताना है कि ओवरी में क्या चेंज आ रहे हैं, और दूसरा चेंज यूट्रस में बताना है, ठीक है? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेंस्ट्रुअल फेज के समय ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट कर रहा है या टूट गया, तो आपका क्या आंसर होगा? कॉर्पस ल्यूटियम इज स्टिल परसिस्टिंग और इट अंडरगोज ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे देखो, ओवरी में क्या चेंज आया मेंस्ट्रुअल फेज में, ध्यान रखो। यहाँ पे हुआ बच्चों ब्रेक डाउन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम टू फॉर्म विच स्ट्रक्चर? टू फॉर्म कॉर्पस एल्बिकेंस। याद है सभी को? ठीक है, तो ये वाली बात बेटा सभी को समझ आ गई। अब सुनो, कॉर्पस ल्यूटियम टूट गया, तो आप बताइए ब्लड का प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई या लो? ब्लड का प्रोजेस्टेरॉन लेवल लो, एस्ट्रोजन लेवल लो। याद है ना सभी को? ठीक है। और फर्स्ट फेज में हमने माना था GnRH, LH और FSH, सभी को लो मान रहे हैं, ठीक है? इनिशियल 5 डेज बच्चों सभी हार्मोन को लो मान रहे हैं,
ठीक है, अब ये बताओ प्रोजेस्टेरॉन यदि लो है तो इसके कारण यूट्रस में क्या चेंज आएगा? स्ट्रेटम फंक्शनल अभी कॉइल्ड रहेगा या इसका भी ब्रेकडाउन होगा? स्ट्रेटम फंक्शनल का ब्रेकडाउन होगा ना। बहुत बढ़िया। तो यहां पर हुआ बच्चों ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनल। बहुत अच्छे, स्ट्रेटम फंक्शनल। और आप जानते हो स्ट्रेटम फंक्शनल का टूटना ही है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। क्या मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट होता है? मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लॉट नहीं होता है। क्यों नहीं होता? रीजन? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिनोलाइसिन। वेरी गुड। फाइब्रिनोजेन नहीं बेटा, फाइब्रिनोलाइसिन। फाइब्रिनोलाइसिन इज सिक्रेटेड बाय, फाइब्रिनोलाइसिन को सिक्रेट किसने किया? एंडोमेट्रियम। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा बच्चों ये बताओ टोटल ब्लड लॉस कितना होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? 40 to 80 मिलीलीटर। बहुत अच्छी पढ़ाई की, ठीक है। अब यहाँ पे रुक जाइए। तो देखो फर्स्ट फेज यहाँ पर शुरू के 5 दिनों में फिनिश हो गया। अब आते हैं 6 to 14 डेज। फिर से वही बात, अभी ओवरी में क्या चेंज आएगा और यूट्रस में क्या चेंज आएगा आपको ये बताना है। चलो मेरे को बताओ। अब देखो ब्लड का प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम, एस्ट्रोजन लेवल कम, तो आप बताइए लो प्रोजेस्टेरॉन किस हार्मोन के लिए पॉजिटिव फीडबैक है? एफएसएच के लिए, जीएनआरएच के लिए। बेटा ये पॉजिटिव फीडबैक है, आप लोग सभी समझ रहे हो। तो यहां पर देखो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन कम होगा जीएनआरएच, एलएच और एफएसएच का लेवल क्या हाई होगा? कोई डाउट इसमें? ये क्लियर है सभी को? यस क्लियर, ठीक है। अब सुनिए, रिलैक्स रिलैक्स सुनो। अब बेटा जैसे ही एफएसएच हाई हुआ, एफएसएच हाई होने से जो प्राइमरी फॉलिकल्स डोरमेंट पड़ी हुई थी, क्या ये प्राइमरी फॉलिकल हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एफएसएच में ग्रो करेगा? तो 6th डे धीरे धीरे अब देखिए फॉलिकल्स का ग्रोथ स्टार्ट होगा। एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल को हम लोगों ने क्या नाम दिया था याद करो? एक सिंगल टर्म था, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल इज कॉल्ड एज फॉलिक्यूलोजेनेसिस। क्या बोला था? फॉलिक्यूलोजेनेसिस यानी डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। लेकिन सुनो क्या होता है बच्चों कि ग्रो एक साथ 4 से 6 फॉलिकल ग्रो करना शुरू होती है, लेकिन यहां भी देखो कंपटीशन है। जो फॉलिकल रैपिडली ग्रो होती है ना उसके ऊपर ज्यादा एफएसएच रिसेप्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, और बाद में वो डोमिनेंट फॉलिकल बन जाती है और वो फिर अकेले ग्रो करती है। तो शुरुआत तो 4 से 6 फॉलिकल करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक ही फॉलिकल मैच्योर हो पाता है। बिल्कुल, ये भी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। तो फॉलिक्यूलोजेनेसिस हुआ। अच्छा अब ये बताओ जो फॉलिकल डेवलप हो रही है उसके ऊपर एक लेयर आएगी, थीका, याद है आपको? कौन सी लेयर डेवलप होगी? थीका। और थीका के सिक्रीशन के कारण बच्चों ब्लड में अभी किस हार्मोन का लेवल डेवलप होगा, किस हार्मोन का लेवल बढ़ता जाएगा? एस्ट्रोजन। बहुत बढ़िया। तो अभी देखिए एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पर हाई हो गया। पर क्या थीका प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट करती है क्या? थीका क्या प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है? नहीं। इसलिए बच्चों प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अभी भी लो है, राइट। तो आप देखिए यूट्रस में क्या हो रहा है? फॉलिकुलोजेनेसिस। अच्छा तुम याद करो, अब सुन लो मेरी बात सुन लो। यूट्रस के अंदर बच्चों जो फॉलिकल डेवलप हो रहा है उसका थीका सिक्रीट कर रहा है एस्ट्रोजन। तुम जरा याद करो, एस्ट्रोजन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजेनरेशन ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनल। अरे स्ट्रेटम फंक्शनल जो टूट गया है मेंस्ट्रुअल फेज में बच्चों, उसको दोबारा भी तो बनाना पड़ेगा।
और बच्चों ओ देखो रीजेनरेशन, यूट्रस में क्या होगा इस फेज में, तो यहाँ पर होगा रीजेनरेशन ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनल। अब मेरे को कोई ये बात बताएगा, थ्रू ये जो प्रोसेस होता है बच्चों इसको बोलते हैं थ्रू अ प्रोसेस नोन एज हाइपरप्लेशिया। अच्छा, रीजेनरेशन के लिए हमने एक टर्म दिया था, दैट हाँ दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज प्रोलिफरेशन। इसको हमने क्या नाम दिया था, प्रोलिफरेशन। तो आपसे पूछा जाएगा प्रोलिफरेशन इज कॉज्ड बाय विच हार्मोन, आंसर एस्ट्रोजन। ठीक है बेटा, तो आप देखिए फॉलिकुलोजेनेसिस हुआ, साथ में रीजेनरेशन हुआ, इसलिए बच्चों इस फेज को हम नाम देते हैं, कल नाम दिया था, देखो एक नाम दिया ओवरी के कारण, ओवरी के कारण इसको नाम मिला फॉलिक्यूलर फेज। क्या बोलोगे, फॉलिक्यूलर फेज। और यूट्रस में क्या चल रहा है, प्रोलिफरेशन, इसलिए बच्चों दूसरा नाम मिला प्रोलिफरेटिव फेज। अरे क्लियर है क्या अभी आज, किसी को डाउट यहां तक, सभी क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, अब चलो मेरे को ये बताओ, ये जो फेज है बच्चों फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, या ओव्यूलेशन से पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है, पहले, इसलिए बेटा क्या इसको प्री, प्री मींस बिफोर ओव्यूलेशन, इसलिए बच्चों इसको प्री ओव्यूलेटरी फेज भी बोल सकते हैं ना, इसका एक और नाम है प्री ओव्यूलेटरी फेज। अरे ये तीनों नाम कैसे मिला, क्लियर है क्या, कृतिका अभी बेटा बोल रहा हूं मैं, हाइपरप्लेशिया का मतलब घबराइए नहीं, ठीक है। अच्छा, हाइपरप्लेशिया यहाँ पे एक वर्ड लिखा, जरा इसका मतलब समझो। देखो कोई भी ऑर्गन जो है, जैसे ये ऑर्गन है बेटा, ये अपने साइज को दो प्रकार से बढ़ा सकता है। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मसल का साइज बड़ा हो जाता है, ये देखो, तो एक ऑर्गन ने अपने साइज को बड़ा कर लिया, ठीक है। अगर साइज बड़ा होने के कारण ग्रोथ होता है तो इस प्रकार के ग्रोथ को बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है अपने ग्रोथ को प्रमोट करने का, क्या, ये जो सेल है ये डिवाइड करेगी और डिवाइड करके अपने नंबर्स को ग्रो करेगी। तो अगर किसी भी ऑर्गन का ग्रोथ सेल नंबर को इंक्रीज करके होता है, तब बच्चों उसको क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेशिया। ठीक है, तो क्या हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी सभी को क्लियर है। ऑर्गन का ग्रोथ दो प्रकार से हो सकता है, बाय इंक्रीजिंग साइज एंड बाय इंक्रीजिंग नंबर। अगर केवल साइज ग्रो हो रहा है तो फेनोमेना है हाइपरट्रॉफी, और बच्चों अगर सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो फेनोमेना है हाइपरप्लेशिया। अब चलिए बताइए यूट्रस में क्या होता है, हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेशिया। यूट्रस के अंदर हाइपरप्लेशिया, वेरी गुड। अच्छा सुनो, सुन लो मेरी बात, ये जो हाइपरप्लेशिया है बच्चों एंडोमेट्रियम में होता है, कहां पे होता है, एंडोमेट्रियम में। लेकिन अगर हम बात करें मायोमेट्रियम में, तो मायोमेट्रियम में होता है हाइपरट्रॉफी, मतलब यूट्रस में दोनों ही चीज होती है, मायोमेट्रियम में तो हाइपरट्रॉफी, पर एंडोमेट्रियम में क्या, हाइपरप्लेशिया, राइट। तो इस तरीके से, हाँ किडनी में भी होता है बेटा हाइपरट्रॉफी, बिल्कुल सही। मायोमेट्रियम में है बेटा हाइपरट्रॉफी और एंडोमेट्रियम में है हाइपरप्लेशिया, ठीक है। अब चलो 14th डे ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, एफएसएच या एलएच, क्लियर है। और एलएच का सडन इंक्रीज होना ब्लड में क्या बोलते हो उस फेनोमेना को, सडन इंक्रीज एलएच सर्ज। बहुत अच्छे, तो आपसे पूछे ना अगर क्वेश्चन में
कि ओव्यूलेशन इज कॉज्ड बाय, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ओव्यूलेशन के लिए एक ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है और वो है LH LH LH। LH एंड FSH ऐसा नहीं बोल देना, गड़बड़ हो जाएगा। FSH का काम है बेटा केवल फॉलिकल को डेवलप कराना। ओव्यूलेशन इज फंक्शन ऑफ LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब आइए आगे, नेक्स्ट। अब बच गया कौन सा डे? 15th, 16th, 17th, 18, 19 और 20। इसके बाद है बच्चों 22nd, 23rd, 24, 25, 26, 27 और फाइनली 28। ठीक है, अब सुनो, मेरे को एक बात बताओ, जहां से ओवरी में जिस साइट से ओव्यूलेशन हुआ, ओवरी में उस साइट पे कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप होगा? जिस पॉइंट से ओव्यूलेशन हुआ, ओवरी में उस साइट पे क्या डेवलप होगा? कॉर्पस ल्यूटियम। तो बच्चों 15 से लेकर आगे की तरफ किसका डेवलपमेंट होने जा रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम। तो बेटा यहां पर होगा डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, Cl। इसलिए बच्चों इस फेज को एक और नाम दिया जाता है, इसको ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, क्योंकि ओवरी के कारण नाम क्या मिल गया? ल्यूटियल फेज, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों। अच्छा, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इसी समय यूट्रस में क्या चल रहा है, चलो मेरे को ये बताओ, पहले तो तुम हार्मोन के बारे में बताओ। देखो हार्मोन के बारे में जरा बात कर लेते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है, तो आप बताइए ब्लड का एस्ट्रोजन लेवल हाई या लो? एस्ट्रोजन लेवल हाई, क्योंकि आपको पता है कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन भी सिक्रेट करता है। प्रोजेस्ट्रॉन के बारे में क्या बोलते हो? ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्ट्रॉन हाई या लो? ये भी हाई है। बहुत अच्छे बच्चों, प्रोजेस्ट्रॉन भी हाई। अच्छा, प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन मिलकर, अच्छा देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं आगे लिखाने वाला हूं, अभी मैं बोलने जा रहा हूं। एस्ट्रोजन बेटा अकेले क्या करता है? GnRH, LH और FSH को पॉजिटिव फीडबैक देता है, अच्छा बच्चा है। एस्ट्रोजन अगर अकेले हुआ ना तो पॉजिटिव फीडबैक देता है, लेकिन जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन के साथ मिल जाता है तो नेगेटिव फीडबैक देता है, राइट? एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन हमेशा कैसे फीडबैक देते हैं? नेगेटिव। देखो ध्यान रखना, सुनो सुनो सुनो, क्या होता है ना, कभी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में एस्ट्रोजन अकेले यूज नहीं किया जाता है। प्रोजेस्ट्रॉन अकेले यूज कर सकते हो, पर एस्ट्रोजन को अकेले यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एस्ट्रोजन कैसा फीडबैक देता है? पॉजिटिव। नाम ही है उसका एस्ट्रोजन, फर्टिलिटी जेनरेटिंग। लेकिन बच्चों अगर प्रोजेस्ट्रॉन के साथ आप एस्ट्रोजन को यूज करोगे ना, तो प्रोजेस्ट्रॉन का इफेक्ट जितना था एस्ट्रोजन उस इफेक्ट को और बढ़ा देता है। तो ये दोनों मिलकर नेगेटिव फीडबैक देते हैं। अगर नेगेटिव फीडबैक देंगे तो बोलो GnRH का लेवल अभी हाई या लो? GnRH का लेवल लो। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब बेटा प्रेगनेंसी को रोकने वाले मेडिसिन, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं। GnRH का लेवल लो, GnRH लो तो LH और FSH भी क्या हो गए? अच्छा, अब मेरे को फिर से सभी कोई रुक जाओ और मेरे को बताओ, ये तीनों लेवल में, ये तीनों फेजेस में हार्मोन में जो चेंज आ रहे हैं, क्या ये बात सभी को क्लियर है? क्लियर है, तो फिर बहुत आसान हो गया अब आपको। देखो हार्मोन क्लियर, दो बातें आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में याद रखनी है। एक तो बच्चों हार्मोन के बारे में, राइट? और सुनो दूसरी चीज, हर एक फेज में ओवरी में क्या चेंज आ रहा है और यूट्रस में क्या आ रहा है, और उसी से तो नाम दे रहे हैं। तो अगर आपको फेज का नाम याद है ना, तो ओवरी और यूट्रस में भी आप समझ सकते हो क्या हो रहा है। जैसे बोला ब्लीडिंग फेज, मतलब यूट्रस में क्या चल रहा है? स्ट्रैटम फंक्शनल का ब्रेकडाउन। बोला बेटा फॉलिकुलर फेज, इसका मतलब ओवरी में क्या चल रहा है? फॉलिकुलर फेज मींस फॉलिकुलर जेनेसिस चल रहा है।
और अगर प्रोलिफरेटिव बोला तो यूट्रस में क्या चल रहा है? प्रोलिफरेटिव बोला मींस रीजेनरेशन ऑफ स्ट्रैटम फंक्शनल। बात समझ गए ना? ठीक है। अच्छा अब आ जाओ इधर ल्यूटियल फेज। तो डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम हो गया। अच्छा आप ये बताइए, जो स्ट्रैटम फंक्शनल बन गया है, अब यहाँ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखो हाई हो गया, तो प्रोजेस्टेरॉन, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? स्ट्रैटम फंक्शनल को स्मूथ रखेगा या कॉइल करेगा? कॉइलिंग। वेरी गुड। तो यहां पर बच्चों होता है कॉइलिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, कॉइलिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। वेरी गुड। और एक चीज डेवलपमेंट होता है ऑफ डीवी से समझ जाओगे ना, डेवलपमेंट है ये, डेवलपमेंट ऑफ यूटेराइन ग्लैंड्स। ठीक है। तो यूट्राइन ग्लैंड्स, यहाँ पे ग्लैंड्स भी बन गई और साथ में एंडोमेट्रियम कॉइल भी हो गया। इसलिए देखिए यहाँ पे इस फेज को क्या क्या नाम देते हैं? इस फेज को नाम देते हो बच्चों, ओवरी के कारण क्या नाम दिया? ल्यूटियल फेज, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी में बन गया। ठीक है। अब ये देखो यूट्राइन ग्लैंड्स बन गए हैं और ग्लैंड्स क्या करते हैं? सिक्रीशन, और इसलिए नाम देते हैं यूट्रस के कारण सिक्रीटरी फेज। ठीक है। और एक तीसरा नाम और देने जा रहे हैं। ये फेज ओव्यूलेशन से पहले है बच्चों या बाद में है? बाद में, आफ्टर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। आई होप अभी सभी को क्लियर है ना? फर्स्ट टाइम पढ़ने से थोड़ा सा वो लगता है कि ये सब कैसे हो गया, पर अब आप आज अच्छे से समझ गए, आपके रिस्पॉन्स से समझ आ गया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों। अब सुनो, एक बात ध्यान रखो, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिए एक बात को, कि क्या होता है बच्चों, हमेशा देखो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होगा, तो ये जो डेज आपको बताया ऐसा ही रहेगा। लेकिन आप हमेशा याद रखो, सिक्रीटरी फेज जो होता है ना, सिक्रीटरी फेज is always constant, always constant of 14 days। मान लो बेटा किसी फीमेल में 35 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों का? 35 डेज का। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है नीट के अंदर कि ओव्यूलेशन कौन सा दिन होगा, डे ऑफ ओव्यूलेशन क्या होगा? बता सकते हो तुम लोग? वेरी गुड, 21st डे बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि सिक्रीटरी फेज इज ऑलवेज कांस्टेंट ऑफ हाउ मेनी डेज? सिक्रीटरी फेज इज ऑलवेज कांस्टेंट ऑफ 14 डेज। और हम जानते हैं कि 14 डे से ठीक पहले क्या होता है? ये देखो इस साइड पे ओव्यूलेशन हो रहा है ना, सिक्रीटरी फेज से ठीक पहले क्या होता है बच्चों? ओव्यूलेशन। तो यहां पर तुम डे ऑफ ओव्यूलेशन बता देना। डे ऑफ ओव्यूलेशन हमेशा क्या होता है? नंबर ऑफ डेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस सिक्रीटरी फेज। ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिनों का बोला? 35 डेज बोला। ठीक है। इसमें से सिंपली कुछ नहीं कर रहा, जितना भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे हो माइनस कर देना उसमें से 14 डेज। तो इसका मतलब है ओव्यूलेशन कौन से दिन होगा? 21st डे। पहली चीज तो ये क्लियर है सभी को? कोई डाउट? बिकॉज सिक्रीटरी फेज इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर? अब देखो बेटा, इसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ बनता है। अब तुम लोग समझ गए हो तो मेरे को तुम ही आंसर करना। ठीक है। एक ग्राफ हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। इधर हम लिखेंगे डेज और इधर लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मोन। ठीक है। चलो आप बताना, ये है 14 डे यहां मान ले रहे हैं, 1 to 5 डे यहाँ पे मान रहे हो,
और ये है 28 डे। ठीक है, अब बताइएगा आप जरा ध्यान से, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आपको आंसर करना है। एक हार्मोन ऐसा है जिसका इनिशियल 14 डेज ब्लड में लेवल बहुत कम रहता है, लेकिन आफ्टर 14 डे धीरे धीरे उसका लेवल इंक्रीज होना शुरू होता है। 22nd 23rd डे ये मैक्सिमम पहुंचता है और फिर बच्चों ग्रेजुअली डिक्लाइन करके 28 डे तो फिर से बहुत कम। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने प्रोजेस्टेरॉन बोल, वेरी नाइस। इसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन क्लियर है सभी को? वेरी गुड, बस बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब देखो बच्चों, सेकेंड हार्मोन, ये जो सेकेंड हार्मोन में ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये भी शुरू के 5 दिन तो कम ही है, लेकिन बच्चों 5th डे के बाद कुछ ऐसा होता है कि ग्रेजुअली इसका लेवल ब्लड में इंक्रीज होता है। ग्रेजुअली इसका लेवल ब्लड में इंक्रीज होता है, लेकिन 14th डे कुछ ऐसा होता है बच्चों कि ये सडनली डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, और ये फिर से एक बार कम बैक करता है। देखो, फिर से एक बार कम बैक किया, लेकिन पहले के जितना पीक अचीव नहीं कर पाता। पहले का पीक बड़ा होता है, ये सेकेंड वाला पीक जो है बच्चों ये छोटा है। लेकिन हाँ, पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये अकेला हार्मोन है जो 2 बार पीक पे गया। कोई बताएगा इसका नाम? ये है एस्ट्रोजेन। फर्स्ट पीक इज अचीव ड्यू टू, फर्स्ट पीक किसके कारण? फर्स्ट पीक इज ड्यू टू थीका इंटरना। वेरी गुड। अच्छा, ये डिक्लाइन क्यों हो गया बेटा 14th डे? 14th डे एस्ट्रोजन क्यों डिक्लाइन हो गया? आंसर करो। ड्यू टू ओव्यूलेशन। भाई ओव्यूलेशन के कारण कॉर्पस ल्यूटियम क्या आ रहे, थीका इंटरना क्या हुआ? रप्चर, और इसलिए 14th डे सडनली वो डिक्लाइन हुआ। लेकिन फिर से कम बैक कैसे किया? फिर से इसका लेवल क्यों इंक्रीज हुआ? बिकॉज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो देखो, इसके 2 पीक होते हैं और दोनों पीक के कॉज डिफरेंट है। फर्स्ट पीक इज ड्यू टू थीका इंटरना एंड सेकेंड पीक इज ड्यू टू कॉर्पस ल्यूटियम। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। अब 2 हार्मोन और बच गया ना, एक तो बच गया LH और दूसरा FSH। ठीक है, जरा इसको देखिए, ये बताइए LH है या FSH? ये रहा एक हार्मोन जो ओव्यूलेशन से बस थोड़ा पहले पीक पे जाता है और फिर डिक्लाइन हो जाता है। ओव्यूलेशन से ठीक पहले इसका लेवल 6 to 8 फोल्ड इंक्रीज होता है। कौन सा हार्मोन? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अच्छा एक बात नोटिस करना, एस्ट्रोजेन और LH का मैं पीक एक ही लाइन में बनाया हूं। ठीक है, अब दूसरा हार्मोन जो बच गया है वो है FSH, जो तो जानते हो सभी को। तो देखिए FSH का लेवल, प्रोजेस्टेरॉन, यदि बेटा प्रोजेस्टेरॉन देखो यहाँ पे है तो FSH ऊपर होगा, और FSH भी पीक में देखो ओव्यूलेशन से ठीक पहले पहुंचता है और फिर डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, 6 to 8 फोल्ड मीन 6 to 8 टाइम्स ब्लड में जो उसका नॉर्मल लेवल होता है बेटा, उससे 6 to 8 टाइम्स इंक्रीज होता है। अच्छा, तो बेटा यहाँ पे देखिए, ये जो LH हो गया, ये कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। ये है बच्चों FSH। फाइनल मैच्योरेशन के लिए बेटा FSH का भी एक छोटा सा पीक आता है, ज्यादा बड़ा पीक नहीं, बहुत छोटा सा। ठीक है, ये ना FSH, ये वाला बेटा। और ये देखो, ये कौन सा हार्मोन? ये है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो इस तरीके से ये पीक में कैसे फ्लक्चुएशन आया, क्या ये सभी को क्लियर है? यस यस यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आपको पीछे ये समझ गए, ये बेटा सबसे बड़ा इवेंट है, अगर ये समझ गए तो इसमें फिर दिक्कत नहीं आएगा। और इसमें मेन तुमको 2 ही हार्मोन ध्यान रखना है, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। और आई थिंक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्लियर है बेटा। LH समझो,
ओव्यूलेशन से ठीक पहले ये पीक पे जाता है, ठीक है, तो इसलिए LH का पीक हमने ओव्यूलेशन से ठीक पहले बनाया। हाँ, FSH देखो, FSH क्या होता है, FSH अगर प्रोजेस्टेरोन कम होगा बेटा तो FSH का लेवल ये रहा, FSH का लेवल क्या होगा, ये देखिए, ये FSH का लेवल हाई है, ओके, तो FSH हाई है, और FSH क्या करता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर डेवलप करता है। तो देखो जब FSH हाई होता है तो उसी समय एस्ट्रोजन भी हाई होता है, बिकॉज FSH प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। तो FSH के साथ ही एस्ट्रोजन हाई हुआ, और FSH और एस्ट्रोजन ये दोनों मिलकर कौन से रिसेप्टर डेवलप करते हैं, LH। इसलिए आप देखिए तीनों ही हार्मोन एक ही समय सिंक्रोनाइज वे में पीक पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये है 4 हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, FSH और LH। एक बार बच्चे इसको घर में खुद बनाना, ही कुछ भी नहीं है, बस तुम लोग घबराते रहते हो, तो एक बार सर फिर से सम अप कर दो, सुन लो। एस्ट्रोजन बच्चों शुरू के 14 डेज बोलिए ब्लड लेवल हाई या लो, लो होता है, सभी को पता है। 14th डे के बाद एस्ट्रोजन क्यों इंक्रीज हुआ, कोई कारण दे सकते हो? 14th डे के बाद ही कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, और इसलिए बच्चों एस्ट्रोजन हाई हुआ। अच्छा सुनो सुनो सुनो, तुम जरा याद रखो, यूट्रस कितने दिनों तक वेट करता है इम्प्लांटेशन का, याद है ना, यूट्रस 7 to 8 डेज वेट करता है, और उसके बाद PGF2 अल्फा सिक्रीट होने लगा, इसलिए बेटा लेवल ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्लाइन, और 28 डे ये इतना कम हो गया कि एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन हो जाए, और यहां से फिर से नेक्स्ट साइकिल का फर्स्ट डे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये एस्ट्रोजन, तो इसको आज एक बार आप पढ़िए, और फिर कोई डाउट होगा तो अगली क्लास में फिर पूछिए। मॉड्यूल देखकर डर लग रहा है? अच्छा एक काम करो, मॉड्यूल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक वो बना रखा है, टेबल बना रखा है, एक बार पढ़ ही लो, मैं बैठा हूं, जल्दी से 2 मिनट में एक बार उसको पढ़ो। तो जो आसान लग रहा है बेटा क्वेश्चन करो ना, आप घबराओ नहीं, क्वेश्चन करो, ठीक है। आप क्वेश्चन सारे बन रहे हैं ना सभी से पढ़ने के बाद? हाँ बस हो गया, तो क्वेश्चन ही हमें चाहिए, हमें मॉड्यूल याद थोड़े करना है, हमें कॉन्सेप्ट समझ लेना है, और जो भी डाउट लगता है ना मॉड्यूल में तो व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, मैं अच्छे से बोल दूंगा तो एक्सप्लेन हो जाएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। और थोड़ा सा ऑनलाइन में क्या इंटरेक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाता है ना जो क्लास में होता है, ठीक है, पर इजी है, जो आपको बताया आप ये याद रखो, घबराओ नहीं कि मॉड्यूल का ये वो सभी बात एक ही है बेटा। और अब तो देखो कितना अच्छा ऑप्शंस भी मिलेंगे कि आप ये कर लो या वो कर लो, क्वेश्चन बहुत सारी वेराइटीज आ गई ना। ठीक है, पेन कॉजिंग हार्मोन बेटा PGF2 अल्फा, ठीक है, तो आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो अब मैं फिर से एक बार पीछे आ गया हूं, ये वाला पेज क्या सभी को क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूं, ये वाला पेज क्लियर है? ये क्लियर है? यस, तो नीचे एक नोट डाल लो, नीचे बेटा एक नोट डालो, यहाँ पे लिखो एस्ट्रोजन यहाँ पे ऐसा डालो, एस्ट्रोजन ब्रैकेट में हाई लेवल stimulates or provide positive feedback for secretion of gonadotropins
for secretion of gonadotropins. गोनाडोट्रोपिन किन दो हार्मोन को बोलते हो, जल्दी से नाम बताओ। LH और FSH, वेरी गुड। लेकिन बेटा देखो, अगर एस्ट्रोजन का ब्लड में लेवल मॉडरेट कर दे, ठीक है ना, मॉडरेट, तो ये कैसा फीडबैक देता है, देन इट प्रोवाइड्स मॉडरेट, लिखो एस्ट्रोजन ब्रैकेट में मॉडरेट लेवल इन ब्लड provide negative feedback to gonadotropins. अच्छा, इसको बहुत अच्छे से आप एनालॉजी बना सकते हैं। जो सिटी बस होती है ना, आप देखते हो जब तक उनके पैसेंजर पूरी तरह से भर नहीं जाए तब तक उनकी स्पीड भी जो है वो फास्ट नहीं होती है। जो शहर में सिटी बस होते हैं, ऑटो चलते हैं ना, अगर एक ही पैसेंजर बैठा हुआ है तो बहुत स्लो चलते हैं, नेगेटिव, ठीक है। और जब फुल हो जाती है बस तो उनकी स्पीड क्या ऑप्टिमम होती है बेटा। एस्ट्रोजन भी बिल्कुल ऐसा ही वर्क करता है। जब हाई लेवल में होता है तो वो कैसा फीडबैक देता है, पॉजिटिव, लेकिन जब मॉडरेट होता है तो वो कैसा फीडबैक देता है, नेगेटिव। और एक तीसरा और लिख लो, एस्ट्रोजन along with progesterone provide negative feedback to gonadotropins. ये तीन कंडीशन याद रखो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती। आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, सारे बन जाएंगे। जो बोल रहे हो ना मॉड्यूल देख के डर लगता है, आप तो बस ये पढ़ो, और डायग्राम तो कल बस 2-3 बच्चों ने ही भेजा। डायग्राम बच्चों रोज बनाना है, ये ध्यान रखो। अब देखो, तो ये फिनिश हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए, ये तीनों पेज अभी क्लियर। अब देखो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एग। मैमल में डिफरेंट टाइप्स के एग होते हैं, उसके टाइप जल्दी से देख लो, बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं। आपको मैंने पहले ही बताया है, एग या फॉलिकल बोलने का मतलब क्या है, oocyte along with egg membrane। oocyte और एग मेम्ब्रेन्स को मिलाकर हम लोग क्या नाम देते हैं, ठीक है बच्चों। तो हाँ, तो देखिए, oocyte along with egg membrane हम लोग नाम दे रहे हैं एग या फॉलिकल, ठीक है। अब सुनना क्या होता है oocyte। oocyte तो आप लोग जानते हो ना, अभी प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, टर्शियरी oocyte और क्या बोलते हो, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, ये बेटा हो सकता है नए मॉड्यूल से हटा दिया हो, ठीक है, लेकिन एक बार इसकी समरी देख लो, नहीं तो आगे दिक्कत आएगी। अच्छा, एक और चीज, हाँ, ये किसी ने क्वेश्चन पूछा है, एट्रेटिक फॉलिकल्स क्या होते हैं। अच्छा, मेरे को ये बताओ, प्यूबर्टी पे कितने प्राइमरी oocyte हैं प्यूबर्टी में? 60,000 to 80,000 है ना, याद आ रहा है ना। तो बेटा इसमें से रिलीज कितने हो पाए, 400 से 450 रिलीज हुए, इनका ओव्यूलेशन हुआ था, याद आ रहा है ना। तो बाकी oocytes कहां गए, बाकी oocytes कहां गए, ये ओवरी के अंदर ही डिजेनरेट हो गए, और यही डिजेनरेटिंग फॉलिकल्स को क्या बोलते हैं, एट्रेटिक फॉलिकल्स। चलो लिख लो,
The degenerating follicles of ovary, the degenerating follicles of ovary is for ovary are referred as atretic follicles. The degenerating follicles of ovary are referred as atretic follicles, और इसी का दूसरा नाम क्या? फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। तो इन्हीं को बच्चों एट्रेटिक फॉलिकल्स या कंडीशन को फॉलिकुलर एट्रेशिया भी बोलते हैं। हाँ बेटा, ये डिजेनरेशन होता है तो सिम्टम शो नहीं होते। ठीक है, तो अभी क्लियर है ना एट्रेटिक फॉलिकल। अब जल्दी से टाइप्स ऑफ एग पे ध्यान दो। देखिए क्या होता है, जैसे एग जो है बेटा मैमल्स के अंदर 3 प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले बोलते हो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। और तीसरा है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ एग शेल। जैसे देखो मुर्गी के अंडे के ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट का शेल होता है ना। ठीक है, तो यॉक क्या होता है? अंडे का जो पीला वाला हिस्सा होता है उसको यॉक बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। तो देखिए इसमें हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं, फर्स्ट इज ए लेसिथल, ये छोटे छोटे डेफिनेशन है बच्चों। सेकेंड इज माइक्रो लेसिथल, थर्ड इज मीजो लेसिथल, और फिर है मैक्रो लेसिथल या मेगा लेसिथल भी बोलते हैं। अब सुनना मेरी बात, जैसे आपने मुर्गी के अंडे को देखा, उसमें जो व्हाइट वाला पार्ट है बच्चों वो है एल्ब्यूमिन, ओके, और येलो वाला पार्ट जो है उसको बोलते हो योक। व्हाइट वाला पार्ट एल्ब्यूमिन और येलो पार्ट को क्या बोलोगे? योक। तो ह्यूमन एग जो होता है ना, ह्यूमन एग में क्या होता है? योक बिल्कुल भी नहीं होता है, नेग्लिजिबल योक। ठीक है, होता तो है पर नेग्लिजिबल। ठीक है, तो अगर कंडीशन ऐसा हो बच्चों की योक या तो एब्सेंट हो या नेग्लिजिबल हो, तो कंडीशन को क्या बोलोगे? ए लेसिथल। ए मींस विदाउट, लेसिथा का मतलब है बच्चों न्यूट्रिशन, विदाउट न्यूट्रिशन, तो इसलिए नाम देते हैं ए लेसिथल। दूसरा देखो माइक्रो लेसिथल, माइक्रो मींस क्या? लिटिल, और लेसिथा मींस योक या न्यूट्रिशन। तो यहां पर देखिए, यहां पर बहुत थोड़े से योक होते हैं। ठीक है, तो लिटिल योक, लिटिल अमाउंट ऑफ योक, बहुत थोड़ा योक हो तो बोलना माइक्रो। मीजो का मतलब क्या है? मीजो का मतलब है बच्चों मॉडरेट अमाउंट में योक, मॉडरेट योक, ना बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। अंडे का पीला वाला हिस्सा योक होता है। और लास्ट बोल रहे हो मैक्रो, मैक्रो यानी लार्ज। तो मुर्गी के अंडे में तुम देखो, जैसे ये मैं एग को बनाया, तो मुर्गी के अंडे में बच्चों योक इतना ज्यादा होता है कि वो देखो पूरे एक एंड को ही अक्वायर कर लेता है कि नहीं? इस प्रकार से मुर्गी के अंडे को बॉईल करो और कट करो, तो देखना एक एंड के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे क्या आपको मिलेगा? यॉक। तो बच्चों जिस तरफ यॉक होता है उस एंड को आप बोलते हो वेजिटल पोल। क्या बोलोगे? वेजिटल। और जिधर साइटोप्लाज्म होता है उसको बोलते हो एनिमल पोल। तो देखो यहाँ पे 2 पोल बन जाएंगे,
जिधर साइटोप्लाज्म एनिमल पोल, जिधर योक उसको क्या नाम दिया, वेजिटल पोल। और यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोलोगे, इट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ योक। ठीक है, इसमें से तुमको एग्जाम्पल बस एक याद रखना, मॉड्यूल में तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन आपका नीट जो सिलेबस है ना बच्चों, उसमें केवल आपको ह्यूमन, तो ह्यूमन में कौन सा कंडीशन होता है, तो आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दो केवल ह्यूमन वाला आप याद रखना, बाकी आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, पर ए लेसिथल तो याद रखो आप। लेसाइथा का मीनिंग है बच्चा न्यूट्रिशन, ए मीन्स विदाउट, लेसाइथा मीन्स न्यूट्रिशन, ए लेसिथल। बाकियों में बेटा पोल इसलिए नहीं बनता क्योंकि यॉक कम होता है, पोल फॉर्मेशन के लिए जितना यॉक लगता है ना उससे कम होता है। अब आ जाओ दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, फिर से आप बोलोगे आइसोलेसिथल, या इसी का दूसरा नाम है बच्चों होलोलेसिथल। ठीक है, दूसरा सेंट्रोलेसिथल, और तीसरा बोलते हो टेलोलेसिथल। ये तुम्हारे मॉड्यूल में है या नहीं, मॉड्यूल में ये वाला पेज मिल गया तुमको? हाँ, तो फिर क्यों पूछ रहे हो कहाँ है? ठीक है, ओके ओके, ठीक है बच्चों। अब देखिए आइसोलेसिथल, आइसोलेसिथल में क्या बोलोगे, जैसे ये रहा यॉक, देखो ये एग है, बेटा ये देखो ये रहा एग, तीनों ही कंडीशन बना ले रहा हूं मैं। अगर देखो एग के अंदर यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे साइटोप्लाज्म में यूनिफॉर्म है, राइट, यूनिफॉर्म है, तो इसको क्या बोलना, आइसोलेसिथल। अगर यॉक केवल सेंटर में ही इस प्रकार से एक्यूमुलेटेड है तो इसको बोलना सेंट्रोलेसिथल। और टीलो, टीलो का मतलब होता है पोल, आप लोग पढ़े होंगे टीलोमियर, ऐसा पढ़ा होगा ना। तो अगर यॉक जो है बच्चों एक पोल के ऊपर सिचुएटेड है, ये देखो यॉक एक पोल के ऊपर सिचुएटेड है, तो इस कंडीशन को क्या बोलोगे, टेलोलेसिथल, राइट। और यहाँ पे आपको एनिमल और वेजिटल दोनों पोल दिखाई देगा। तो आप देखिए यहाँ पे डेफिनेशन अगर पूछा जाए आपसे आइसोलेसिथल, तो आप बोलना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। ठीक है, सेंट्रोलेसिथल, यॉक is situated in center, okay, और टीलोलेसिथल, yolk lies at which pole, vegetal pole। तो इस तरीके से टीलोलेसिथल का एग्जांपल देखो, इसे एग्जांपल बर्ड्स देना, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फ्रॉग। और यहाँ आइसोलेसिथल में बस आपको याद रखना है एग्जांपल तो बस ह्यूमन से रिलेटेड जो हो ना वो याद कर लेना, बाकी जरूरत नहीं है बेटा, केवल रिलेटेड टू ह्यूमन। अच्छा, अब लास्ट बोल रहे हो एग सेल। अब आप ये बताइए ह्यूमन के एग के ऊपर क्या कैल्शियम फॉस्फेट की कवरिंग होती है? जैसे मुर्गी के अंडे के ऊपर होती है, ह्यूमन एग के ऊपर ऐसी कोई भी कवरिंग नहीं है। तो आप देखो अगर बच्चों एग के ऊपर कवरिंग होती कैल्शियम फॉस्फेट की, तो हम ऐसे एग को नाम देते हैं क्लिडोइक एग, और नहीं है इसलिए हम बोल रहे हैं नॉन क्लिडोइक एग। ठीक है, तो क्लिडोइक एग यहाँ पर एग शेल
is present, इधर eggshell is absent. ह्यूमन किस में आएगा? ह्यूमन किस में? नॉन क्लिडोइक, ठीक है। यहां पर ह्यूमन, तो ह्यूमन वाले आप तीनों एग्जांपल याद रखिए, बाकी जरूरत डिस्कॉइडल बेटा वही हो जाएगा जिसमें डिस्क का फॉर्मेशन हो रहा है, कौन सा? टीलोलेसिथल, उसको आप डिस्कॉइडल। देखो यहाँ तुम्हारे मॉड्यूल में, मॉड्यूल जरा खोलो सभी लोग, देखो मॉड्यूल के अंदर आप देखिए सबसे पहले एल एसिथल दिख रहा है सभी को, मिल गया? यस, तो एल एसिथल में एग्जांपल ह्यूमन। माइक्रोल एसिथल में पूछता है एग्जांपल, तो आपको बोलना है मैमल्स, ऑल मैमल्स एक्सेप्ट ह्यूमन, बड़ा इसमें आ जाएंगे, ठीक है। मॉडरेट में बोलता है तो इसमें आप बोल देना एम्फीबियन, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल बोल देना बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ठीक है, सिंपल। अगर याद ही करना हो तो नॉन क्लेडोइक में, ओह ह्यूमन उल्टा लिख दिया, ध्यान ध्यान दो, इधर ह्यूमन ऊपर लिख दिया हूं मैं। क्लेडोइक में बेटा यहाँ पे आएगा बर्ड्स, रेप्टाइल्स। तुम भी हाँ हाँ किए जा रहे हो, सलोनी ने बताया। अब देखो यहाँ नॉन क्लेडोइक में क्या? ह्यूमन। राखी ने भी बोला था ठीक है बच्चों, ओके, जिसने भी बताया थैंक यू। तो क्लिडोइक, नॉन क्लिडोइक, आइसोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल, टीलोलेसिथल, क्या ये सारे डेफिनेशन एक एक वर्ड वाले डेफिनेशन है? क्या सभी को क्लियर है? ठीक है, आज इसको याद भी कर लेना, कल पूछने वाला हूं मैं, ठीक है, केवल टर्म्स है बच्चों। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है एग मेम्ब्रेन, नेक्स्ट इज, तो एग तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसके बाद है एग मेम्ब्रेन। देखो एग मेम्ब्रेन बहुत आराम से समझो। अब एग में जरा देखो, एग में बेटा कितने पार्ट थे? दो, एक तो oocyte और दूसरा एग मेम्ब्रेन, है कि नहीं? तो oocyte के टाइप्स तो हम लोगों ने पढ़ लिए। अब इसके चारों तरफ जो कवर है यानी एग मेम्ब्रेन, इसको पढ़ने जा रहे हैं। और जानते हो ये बहुत ही आसान है, 1 मिनट में अभी आप सीख जाओगे। देखिए एग मेम्ब्रेन को क्लासिफाई करते हैं हम 3 प्रकार से, और ये तीनों आप जानते हो। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, ठीक है ना, दूसरा बोलते हो बेटा सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, और तीसरा क्या बोल रहे हो? टर्शियरी एग मेम्ब्रेन। अब देखो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन किसको बोलते हो? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन व्हिच वन इज सिक्रेटेड बाय oocyte itself, जिसको oocyte ने खुद से ही सिक्रेट किया। तुमको जोना पेलुसिडा याद आ रहा है क्या? जोना पेलुसिडा मैंने बोला था बेटा, देखो ये जोना पेलुसिडा लेयर को प्राइमरी फॉलिकल ने खुद सिक्रेट किया है, प्राइमरी oocyte ने। अच्छा एक बात मैं बोलना भूल गया वहां पे, देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है ना कि जोना पेलुसिडा का सिक्रीशन करती है सेकेंडरी oocyte, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। जोना पेलुसिडा का बच्चों सिक्रीशन प्राइमरी oocyte करते हैं, ओके, ये ध्यान रखना है। मैं आगे लिखाने वाला था पर किसी ने डाउट मेरे को पूछा तो इसलिए मैं बोल रहा हूं।
बेटा जोना पेलुसिडा का सिक्रीशन करता है प्राइमरी oocyte, लेकिन एनसीईआरटी उसको मेंशन किया है क्या, इट इज सिक्रेटेड बाय सेकेंडरी oocyte। तो एक ये करेक्शन है, और दूसरा एक और करेक्शन बता रहा हूं, जरा एनसीईआरटी है आपके सामने, देखो एनसीईआरटी है ना आपके सामने, तो ये वाला उसमें देखना डायग्राम। देखो एनसीईआरटी ने क्या किया है ना, जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है ना उसको एस्ट्रोजन से कम कर दिया है, ऐसे नीचे दिखा दिया इसका, ठीक है, वो भी गलत है। तो ये दो करेक्शन है और ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब देखो, तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन इज सिक्रेटेड बाय oocyte itself, जिसको खुद oocyte ने सिक्रेट किया। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन क्या बोलते हो, अरे तुमको थीकल सेल याद है, स्ट्रोमल सेल, स्ट्रोमल सेल ने कौन सी लेयर बनाई थी, स्ट्रोमल सेल ने कौन सी लेयर बनाई ओवरी की, हाँ थीका इंटरना, वेरी गुड, इट इज सिक्रेटेड बाय ओवरी। और टर्शियरी इट इज सिक्रेटेड बाय ओविडक्ट एंड यूटेरस। अरे सुनो ना, एक जैसे जैसे बेटा एग पास हो रहा है, तो एग की ओ लेयर जिसको खुद एग ने रिलीज किया, एग की ओ मेम्ब्रेन जिसको खुद oocyte ने सिक्रेट किया, उसको आप बोलोगे प्राइमरी। जिसको ओवरी ने सिक्रेट किया उसको बोलोगे सेकेंडरी। जिसको ओविडक्ट और यूट्रस ने सिक्रेट किया उसको बोल देना टर्शियरी। सिंपल। अब सुनो एग्जाम्पल, बस इसमें याद रख लो, इसमें एग्जाम्पल बोलना जोना पेलुसिडा, और एक और एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं अभी पढ़ने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। कौन सा, जोना पेलुसिडा और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कौन सी, इसके अंदर आपको याद रखना है थीका, ठीक है, थीका लेयर सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। और तुम्हारे मॉड्यूल में बेटा एक कोरियन लिखा हुआ है, उसको कट कर देना, ठीक है ना, मॉड्यूल के अंदर कोरियन है, कोरियन एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है ना कि एग मेम्ब्रेन है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस, यॉर्क सैक, आपने नाम सुना होगा। तो एक कोरियन लिखा है उसको कट कर दीजिए, ठीक है, तो केवल यहाँ पे थीका रहने दीजिए। इसके बाद बच्चों है टर्शियरी एग मेम्ब्रेन। टर्शियरी एग मेम्ब्रेन ये ह्यूमन में होता ही नहीं, ये होता है फिश के अंदर, जेलिकोट, ये मछलियों में, फिशेस, और मुर्गियों में जो आप कैल्शियम फॉस्फेट का शेल देखते हो, ठीक है ना, तो जेलिकोट और शेल। तो इस तरीके से ह्यूमन में केवल प्राइमरी एग मेम्ब्रेन और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। अरे कोरोना ग्लैंडिस पेनिस में होता है, यहाँ पे कहां पहुंच गया है कोरोना ग्लैंडिस। अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आया जोना पेलुसिडा क्या करना है, तो देखो एलएन में पूछे तो बेटा आपको तो प्राइमरी oocyte ही लगाना है, एलएन के टेस्ट में पूछे, और एग्जाम में तो आप जानते हो क्या करना है, किसको प्रायोरिटी देना है, बस तो वही बोलो एनसीईआरटी। लेकिन हाँ मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद कुछ बच्चे फोन करते हैं, सर हमने क्लास में ऐसा पढ़ा था, तो आप जानो तो सही चीज, ठीक है, पर कहाँ क्या मिस्टेक है वो जानना है, और हमेशा आंसर तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करना है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब जल्दी से छोटा सा दो फंक्शन लिख लो, फंक्शन ऑफ जोना पेलुसिडा यहाँ पे ऐड करो, लिखिए फंक्शन, पहला लिखो, इट प्रिवेंट पॉलीएस्पर्मी, it prevent polyspermy, that is penetration of egg
by more than one sperm, एक से अधिक स्पर्म बेटा एक को पेनिट्रेट ना कर पाए, ये काम रोकता है कौन? जोना पेलुसिडा। ठीक है। और ट्विंस कैसे बनते हैं? ट्विंस ऐसे नहीं बनते, उसका अलग तरीका है, वो पढ़ेंगे आगे। दूसरा, सेकेंड लिखिए, इट प्रिवेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अब ये क्या होता है भाई? लिखो, implantation of embryo, implantation of embryo at site other than uterus, at site other than uterus। तो बेटा यूट्रस के अलावा यदि इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं ना? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, राइट। तो अगर यूट्रस के अलावा कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाए देन कंडीशन इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रोकने का काम कौन सा स्ट्रक्चर किया? कौन सा स्ट्रक्चर? जोना पेलुसिडा। वेरी गुड। अब कोई पूछ रहा है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या है? अब तुम लोग कॉपी पेन नीचे रख दो और मैं जो डायग्राम बना रहा हूं बस उसको ध्यान से देखना। ठीक है। मिसकैरेज क्या होता है बेटा? जब इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है तो कंडीशन इज रेफर्ड एज मिसकैरेज, या इम्प्लांटेड जो एम्ब्रियो है वो अबॉर्ट हो जाता है तो भी उसको मिसकैरेज बोलते हैं। हाँ, नीट के अंदर बेटा जोना पेलुसिडा आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आंसर कीजिए। ठीक है। आप देखो, इसके बाद हेडिंग दो फर्टिलाइजेशन। हाँ, सेकंड, वहां पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेकेंडरी बोलो, है ना, क्योंकि आप जानते हो सारा आंसर किससे जाता है? एनसीईआरटी से, तो उसके अकॉर्डिंग ही बोलना है। पर एलएन में जब टेस्ट करना तो प्राइमरी साइट करना, करेक्ट वाला करना। वैसे आजकल नीट वाले ऐसा कोई क्वेश्चन दे नहीं रहे हैं जिसमें कि कंट्रोवर्सी आ रही है, तो होपफुली ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं कभी। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए फर्टिलाइजेशन। सुनो, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन। सिंपली बोले तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज रेफर्ड एज फर्टिलाइजेशन। अब कोई लिखो नहीं, चुपचाप इधर देखो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। बेटा देखो, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए 10 स्टेप्स हैं। 10 स्टेप के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। आज मैं केवल बता दे रहा हूं, अगली क्लास में मैं इसको लिखा भी दूंगा, तो घबराना नहीं। समझ आ जाए तो अच्छी बात, नहीं समझ आए तो और भी अच्छी बात, अगली क्लास में समझ लेंगे। इसको जरा ध्यान से देखो। लेकिन अब तुम मेरे को बताओ, ये है oocyte। यदि स्पर्म को oocyte तक पहुंचने हैं तो कितने लेयर को पेनिट्रेट करना पड़ेगा? 2 लेयर को पहले बताया है, 5 लेयर लिख रहा है कौन? तो 2 लेयर को, पहला लेयर है बच्चों जोना पेलुसिडा, और दूसरा लेयर इसके ऊपर ग्रैनुलोसा सेल की, है ना। बस ये 2 लेयर को तो पेनिट्रेट करना पड़ेगा। ये देखो कितना आसान। तो अब बच्चों ये बताओ तो, ग्रैनुलोसा सेल को अटैच करके रखने वाले सब्सटेंस को क्या नाम दिया था? ग्रैनुलोसा सेल के बीच सीमेंटिंग मटेरियल क्या है? हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करने वाले फटाफट एंजाइम का नाम बोल दो। हाइलुरोनिडेज। बहुत अच्छे। तो बेटा देखो, 2 लेयर को पेनिट्रेट करना पड़ेगा। जो लोग गड़बड़ किए, पहला लेयर है कोरोना रेडिएटा, आपको बताया था जोना पेलुसिडा के साथ अटैच जो ग्रैनुलोसा सेल लेयर है उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। और दूसरी लेयर है बच्चों, ये देखिए, इसको बोल रहे हैं जोना पेलुसिडा।
ध्यान से देखते रहना। देखिए स्पर्म आया, स्पर्म ने सबसे पहले कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट किया। ये बेटा oocyte के चारों तरफ जोना पेलुसिडा और जोना पेलुसिडा के चारों तरफ कोरोना रेडिएटा लेयर। ये देखो वेजाइना में कितने स्पर्म डिपॉजिट किए गए थे? वेजाइना में कितने स्पर्म डिपॉजिट हुए थे? हाँ 200 to 300 मिलियन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो वेजाइना में टोटल स्पर्म जो आया वो आया अराउंड 200 to 300 मिलियन। अब सुनो, ये स्पर्म मूव करते हुए किसके पास पहुंच गए? यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब के अंदर एम्पुला में पहुंचने के बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो हाइलुरोनिक एसिड है, इस हाइलुरोनिक एसिड को स्पर्म हेड पे एंजाइम है हाइलुरोनिडेज, याद आ रहा है सभी को? उस एंजाइम ने इसको डाइजेस्ट किया बेटा। तो ये देखो ये डाइजेस्ट कर दिया। तो आप देखिए फर्स्ट लेयर को पेनिट्रेट कर दिया ना। फर्स्ट लेयर पेनिट्रेट करने के बाद अब ये किसके कांटेक्ट में आ गया? फर्स्ट लेयर पेनिट्रेट करने के बाद अब ये किसके कांटेक्ट में है? जोना पेलुसिडा। वेरी नाइस। तो बेटा यहाँ पे देखो फर्स्ट लेयर को इसने पेनिट्रेट किया। अब ये मैं सारे एक ही में, ये देखिए ये पेनिट्रेट किया सबसे पहले कोरोना रेडिएटा को, और अब देखो जोना पेलुसिडा के ऊपर एक रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर को बोलते हो ZP3। क्या बोलोगे? ZP3 रिसेप्टर। ओके, इस ZP3 रिसेप्टर के ऊपर स्पर्म की बाइंडिंग हो जाती है। एकदम से इसको पेनिट्रेट नहीं करता, पहले बाइंड करता है। तो पहला स्टेप है बच्चों पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा, सेकेंड इज बाइंडिंग ओवर ZP3 रिसेप्टर। ठीक है बेटा, ये सभी सेल्स के ऊपर बच्चे रिसेप्टर होते हैं, आप जानते हो, ओलिगोसैकेराइड पढ़ते हो ना, सेल सरफेस पे होते हैं, तो रिसेप्टर ही है। अब देखिए ये ZP3 रिसेप्टर पे बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद बेटा देखो जैसे स्पर्म आ गया, उस साइट को फटाफट इंफॉर्मेशन भेजा जाएगा कि स्पर्म जो है वो बाइंड हो चुका है। तो देखिए उस साइट को इंफॉर्मेशन भेजा। तो उस साइट का बेटा शुरू में मेम्ब्रेन कैसा था? इसका मेम्ब्रेन जो था शुरू में वो था पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इसका मेम्ब्रेन कैसा था? पॉजिटिवली चार्ज्ड मेम्ब्रेन था। और स्पर्म हेड कैसा था? नेगेटिव चार्ज था। तो आप बताओ क्या नेगेटिव oocyte पॉजिटिव oocyte मेम्ब्रेन नेगेटिव स्पर्म हेड को अट्रैक्ट कर रहा है? ठीक है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही स्पर्म यहाँ पे देखो बाइंड हो गया ना, बाइंड होने के साथ ही फटाफट क्या होगा, ये जो oocyte की मेम्ब्रेन जो पॉजिटिवली चार्ज थी, अब ये मेम्ब्रेन बच्चे नेगेटिव हो जाएगी। और अब देखिए क्या यहाँ पे पोल्स बदल गए हैं? जो पोल्स पहले पॉजिटिव थे वे पोल्स अब कैसे हो गए? नेगेटिव। राइट, जो पोल्स, तो चेंजिंग ऑफ पोल्स, इस फेनोमेना को बोलते हो बेटा डीपोलराइजेशन। चेंजिंग ऑफ पोल क्या बोलते हो? डीपोलराइजेशन। तो तीसरा स्टेप है बेटा डीपोलराइजेशन। थर्ड स्टेप यहाँ पे होगा डीपोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन होने के बाद अब देखो अब क्या होगा, ये स्पर्म जो है जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करेगा, और स्पर्म जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करके oocyte के अंदर पहुंच जाएगा। ये देखो यहाँ पेनिट्रेट किया और अंदर पहुंच गया। तो oocyte और जोना पेलुसिडा के बीच जो स्पेस है उसको बोलते हो पेरीविटेलाइन स्पेस। क्या बोलोगे? पेरीविटेलाइन स्पेस। तो ठीक है, आप आज के लिए 4 स्टेप ध्यान रखिए, 1 2 3 4। फर्स्ट स्टेप में बाइंडिंग ओवर पेनिट्रेशन किस लेयर का? पेनिट्रेशन ऑफ
corona radiata by hyaluronidase। ठीक है बेटा। सेकंड में बाइंडिंग ओवर ZP3 रिसेप्टर। थर्ड स्टेप depolarization of oocyte membrane। और फोर्थ स्टेप क्या हुआ? पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलुसिडा। आज 4 ही स्टेप पढ़ रहे हैं। पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलुसिडा बाय विच एंजाइम? एक्रोसिन। तो कल यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आज 4 स्टेप, और इसको याद रखने के लिए CZDZ, कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेशन, जोना पेलुसिडा बाइंडिंग, डीपोलराइजेशन एंड जोना पेलुसिडा पेनिट्रेशन। CZDZ, ये 4 स्टेप आपको आज याद रख लेने हैं, प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, गुड डे।